हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा एक टॉपिक रहने वाला है गुप्त काल। इस टॉपिक को तो सभी लोग पढ़ते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन इसके बनते हैं। तो देखो, गुप्त काल का सबसे पहले तो आप लोग है ना काल याद कर लो। 319 ईस्वी से लगा के ये आपका रहेगा 540। ये डेट याद रखो, 319 से लगा के 540, इसमें आपका गुप्त काल था, क्योंकि एग्जाम में कई बार यही पूछ लिया जाता है। और दोस्तों, कल जैसे आज मंगलवार हो गया और कल बुधवार गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन वीडियो नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि 5 तारीख को आप सभी को पता है कि दिल्ली में है चुनाव। 5 फरवरी को तो उसमें ड्यूटी लग रखी है, तो उसमें मुझे वहां जाना पड़ेगा। चुनाव की ड्यूटी सबसे लंबी होती है। चुनाव की ड्यूटी आपकी लगभग 40 घंटे की ड्यूटी होती है। तो उसमें चला जाऊंगा तो वीडियो वगैरह नहीं बना पाऊंगा। तो दोस्तों, सारी वीडियो बन जाएंगे, सारी प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करवा लेंगे। सैटरडे को सीधा प्रैक्टिस सेट ही लेके आएंगे। इससे गुप्त काल के लगभग 120 क्वेश्चन है। तो दो इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 60-60 क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन तो हो गया। 319 से 550 तक इसकी गुप्त काल का कार्यकाल था। पहला क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोच, कचगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर श्रीगुप्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। श्रीगुप्त है जो कि गुप्त वंश का संस्थापक। फिर उठाओ क्वेश्चन नंबर 2। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के, निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कुषाणों के। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। अब जैसा कि देखो, बहुत सारे ऐसे आपने काल देखे होंगे, उनमें उन्हीं का कोई सेनापति था जिसने उसके जो जिस वंश का जो राजा था उसको मार के उसने अपना खुद का वंश स्थापित किया था। तो इसी तरह की वो चेन बनी आती है। तो 319 से 500 फिर से याद दिला दो, 540। तो कुषाणों के सामंत थे गुप्त, कुषाणों को हरा के अपना खुद का वंश स्थापित किया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच गुप्त या फिर समुद्रगुप्त ने। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, ये भी याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर मिलान वाला। अब ये ना, ये चीज आपको याद रखनी होगी। आप अगर आपने मान लो अभी तक गुप्त वंश का जो टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो पहले यार जाके टॉपिक पढ़ो, फिर ये वीडियो देखो। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। और मैं भी वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं भी थोड़ी बहुत थ्योरी साथ में पहले बता दूं। इसमें देखो अपना प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रयाग वाला ये है अपने समुद्रगुप्त से जुड़ा, से संबंधित। अगला है बिलसर स्तंभ, कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ, स्कंदगुप्त, मंदसौर, बंधु वर्मन। तो देखो, एक तो भीतरी स्तंभ लेख जो कि स्कंदगुप्त का है, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो कि समुद्रगुप्त का है, ये दो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑप्शन नंबर इसमें एक राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, वराहमिर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट है जो कि गुप्त शासन के टाइम से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या फिर संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट याद रखना है। गुप्त काल का नाम या जो जैसे ही गुप्त काल का कभी नाम सुनो तो सीधा संस्कृत याद कर लो। और एक डेट हमेशा याद करते रहो, 319 से 540। एग्जाम में कहीं ना कहीं ये इसका बेनिफिट जरूर होगा। और देखो साथियों, कुछ का कमेंट ऐसा आ रहा है कि सर इतना डीपली पढ़ने की क्या जरूरत है, एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन ही आएंगे। तो देखो, ये आपके मतलब बहुत सी शिफ्टों में आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम है वो कंडक्ट होंगे। किसी भी शिफ्ट में आप आ सकते हैं। किसी शिफ्ट में गुप्तकाल का क्वेश्चन आ गया तो किसी में कुषाण का क्वेश्चन पूछ लिया, किसी में मौर्य काल का क्वेश्चन आ गया तो किसी में किसी और वंश का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, वो शिफ्ट वाइज डिवाइड होता है, ऐसा नहीं कि यार आप मतलब इनका फिक्स होता है कि बस यहीं से आएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इतिहासकार वी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? सबसे अच्छा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका आंसर है अपना समुद्रगुप्त। और इसकी प्रशस्ति कौन सी थी? इसलिए मैंने बोला था ना वो प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग का जो महाकुंभ से याद रख लो,
महाकुंभ से याद रख लो इसको। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित थी, और जिसको किसने, वी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों की भारत पर आक्रमण करने से रोका था। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुमार गुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की कौन सी प्रशस्ति थी, पीछे क्वेश्चन में जो गई थी, वो नीचे कमेंट करो बिना वीडियो को पीछे लिए। याद नहीं आ रहा तो वापस उसे जाके देखो, क्योंकि ये स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त ये दो ही है, इन्हीं का काल सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ढंग के इंसान ये दो ही थे। अगला क्वेश्चन नंबर 9, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। कला एवं स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व एवं भूमिकर, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो 9 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, कला और स्थापत्य कला गुप्त काल की बहुत ही प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है, हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, अजंता की कलाकृतियां हैं वो गुप्त काल से संबंधित है। बाकी अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है वो नीचे कमेंट डालो। मैं ना आप सभी के कमेंट देखता हूँ ताकि मुझे पता चलता है कि हाँ वैसे फिक्स स्टूडेंट है जो ही कमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कुछ विद्वानों के द्वारा अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कालिदास की कितनी रचनाएं आपको याद है, नीचे एक लाइन में लिख दो जितनी आपको याद है। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या फिर हर्ष। तो 11 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। और एक था चंद्रगुप्त प्रथम जिसने कौन सी उपाधि ली थी, महाराजा धीराज। क्वेश्चन नंबर 12, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शिव धर्म। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा था, कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। 13 में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नालंदा विश्वविद्यालय। और अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एम एम इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। एयन अभिलेख का संबंध किस शासक से था, ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, वज्रगुप्त या फिर भानुगुप्त। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भानुगुप्त। एयन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से था। ये भी वी एम क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाहियान किसके काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। 15 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान भारत आया था। और एक याद रखो, हर्षवर्धन इसके काल में कौन आया था, हेनसांग, वहनसांग नाम से एक जो चीनी आदमी था वो भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज क्या था, गुप्त काल। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ये वो मौर्य काल करके आते हैं, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर राजपूत काल को कोई करता नहीं, चोल को करता नहीं। जैसे मौर्य काल और गुप्त काल में कंफ्यूजन रहता है, इसके अलावा कहीं बार कुषाण काल में भी कंफ्यूजन रहता है। तो गुप्त डायनेस्टी याद रखो, गुप्त काल, गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर। फाहियान कहाँ का निवासी था, अब फाहियान नाम से ही पता चल रहा है कहाँ का है, ऑप्शन नंबर सी, चाइना का, चाइना चौक टू चाइना। क्वेश्चन नंबर 18, सेतु बंध का रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था, शक, कण्व, वाकाटक, सातवाहन। तो 18 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वाकाटक वंश का। देखो जैसे साथियों, जिन क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ ना, तो उनको तो यार थोड़ा खास कर 2 बार वीडियो को पॉज करके वहीं उस क्वेश्चन को 2 बार रटो। क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। 19 में देखो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा समुद्रगुप्त की कौन सी बात जरूरी है, भारत का नेपोलियन कौन था, कविराज। कविराज कौन, समुद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, विक्रमादित्य। श्रीगुप्त कौन है, जिसने गुप्त वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में चक्रोपम कहा गया है, ये अहोम है, कहोम नहीं, अहोम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति या फिर मंदसौर लेख। तो 20 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अहोम स्तंभ लेख।
अगला क्वेश्चन नंबर 21, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? प्रयाग, बोध गया, कुशीनगर, अमरावती। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 21 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बोध गया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन वर्मन ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति किस जगह के लिए मांगी? बोध गया के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण वंश में, या फिर शैंदव काल में? तो देखो आप सभी को पता है कि कला कहाँ की, किस वंश की फेमस थी, किस काल की फेमस थी? गुप्त डायनेस्टी की। तो गुप्त काल इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। जी हाँ, शकों का उन्मूलन करने के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन से थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिव, विष्णु, बुध, सूर्य। तो 24 में ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? बालिक प्रदेश को जीतने के बाद, हुणों को परास्त करने के बाद, शकों को पराजित करने के बाद में। तो 25 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, शकों को पराजित करने के बाद चांदी के विशेष सिक्के भी जारी किए। और ये कौन सी उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा समुद्रगुप्त की कौन सी उपाधि है? कविराज के नाम से उन्हें जाना जाता है। भारत का नेपोलियन उन्हें कहा जाता है। किस प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में उसकी जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, महरौली दिल्ली, महरौली के अगर पास का कोई है तो नीचे कमेंट करना। इसी के पास में अभी फिलहाल मेरी ड्यूटी है। स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी, सप्तम सदी, तृतीय, द्वितीय। इसका देखो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चतुर्थ सदी में। क्वेश्चन नंबर 27, फाहियान और वैनसांग ने राज्यों को देखा। फाहियान किसके टाइम पे था? देखो वैनसांग मैंने आपको बताया हर्ष के टाइम पे था, और वेनसांग हो गया हर्ष, यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखो कहीं कंफ्यूज होंगे तो इसको तो हटा दो। अब जैसे वेनसांग हो गया हर्ष, और फायान हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, फायान तो चंद्रगुप्त द्वितीय, वेनसांग होगा हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 28, धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी देखो चंद्रगुप्त मौर्य के विख्यात जनरल, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, धन्वंतरी। आप सभी ने वैसे सुना भी होगा, नए स्टूडेंट है तो आप सभी लोग ये ना थ्योरी को पहले अच्छे से पढ़ो। एक बार में आप सब कुछ नहीं कर सकते, थ्योरी पढ़ो फिर ये प्रैक्टिस सेट करो। जो पुराने खिलाड़ी है, काफी टाइम से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तो थ्योरी मतलब खूब बार पढ़ रखी है, तो उनको जरूरत है बस एक प्रैक्टिस सेट की। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। तो 29 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, फायान द्वारा रचित ग्रंथ को फोक वो की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? अब देखो किसका नहीं मिलता है, तो इसमें देखो आप बौद्ध राज्यों का, ये याद रखना है। गौतम बुद्ध के उपदेशों का, ये याद रखना है। बौद्ध मंदिर, स्तूपों और विहारों का, ये याद रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जो कि उस मतलब उसमें विवरण नहीं मिलता है। और बाकी फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? फोक वो की, ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन ये यहाँ से बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 31, गुप्त स्थापत्य काल का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो 31 में देखो, भीतरगांव का मंदिर नहीं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 32, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? इसमें 3 नंबर याद रखो, 16, 17 और 19। ये 3 नंबर है, इनका निर्माण कहाँ पे हुआ था? अजंता की गुफाओं में हुआ था गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 33, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो 33 में देखो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। वो कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। अब एक चीज याद रखो, अमर सिंह, अमरकोश के लेखक कौन थे? अमर सिंह, ये इनकी रचना थी। अमर से अमर याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, वी वी एम गुप्त संवत
319-20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ कर किया था। कब किया था? 319-20 में। ये डेट याद रखो, ये यहाँ पे ईस्वी है, तो ये भी इसमें आपको याद रखना है। 19-20 में, 319-20 में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। और शक संवत और विक्रम संवत कब प्रारंभ किया गया था? नीचे कमेंट करना। एक तो है 78, एक है 58। कौन सा शक का है, कौन विक्रम का है, और कौन ईसा है, कौन ईसा पूर्व है? नीचे में भी आपकी नॉलेज देखो कैसी है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण की स्मारक के रूप में, शकों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, या फिर हुणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में? तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। कब किया था? 319 ने 319 से 20 में गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था, ईस्वी में, ठीक है। और कब, किस लिए किया था? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, ताकि लोग उन्हें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 36, प्रयाग प्रशस्ति जो कि किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। अभिलेख का लेखक हरिसेन। इस अभिलेख को किसने लिखा था? हरिसेन ने। किस शासक का दरबारी कवि था? अब देखो ये किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। तो फिर इसकी गाथा कौन गाएगा? हरिसेन गाएगा। हरिसेन किसके शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्यों? इसमें 37वां ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। कला और साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। वैसे सीधा सा क्वेश्चन है, जिसने गुप्त काल को अच्छे से पढ़ा होगा उसे अपना आप मतलब कॉमन सेंस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, सारनाथ के धमेकू स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? मौर्य, कुषाण, शुंग या फिर गुप्त? ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है गुप्त। अगला क्वेश्चन नंबर 39, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? दिनार, काशार्पण, निस्क या फिर काकिनी? तो 39 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है दिनार। दिनार का मतलब ही आप लोग सोनार याद रख लो। दिनार सोनार, सोने की मुद्रा। दिनार सोनार, सोने की मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 40, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? अब किस कवि ने लिखा था? ये ऑप्शन नंबर डी है, यानी सभी को पता है। मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि कालिदास की रचनाएं लिखो। कुमार संभवम कालिदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। और किस शासक के दरबार में इन्होंने काम किया था, ये जॉब थी? नीचे कमेंट करना है। अगला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? किसने की थी? कमेंट करते रहो। मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है गुप्त। क्वेश्चन नंबर 42, गुप्त युग में भू राजस्व की क्या दर थी? इसमें राजस्व की दर का आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप लोग सीधा टिक कर दो छठा, 1/6, 1/6 यानी छठा भाग। क्वेश्चन नंबर 43, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल, प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट, सातवाहन युग? किस गुप्त, अरे यार अगला क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों व एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार? तो 44 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है गुप्त वंश। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली के मेहरौली के कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? अशोक, चंद्र, हर्ष, अनंग, पाल? तो 45 में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है चंद्र। 46 में कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नामक नाटक का एक हमने पहले कौन सा पढ़ा था? कौन सा था यार? कुमार संभवम। वो, और ये हो गया मालविकाग्नि मित्रम। तो कालिदास की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी शिफ्ट में कम से कम इसी से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ कालिदास के। सारी शिफ्टों के मिला के बोल रहा हूँ। तो नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? अब देखो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है 46 में, और अग्निमित्र। अगला क्वेश्चन नंबर 47 समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन, गया, नालंदा, प्रयाग? 47 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्रयाग। समुद्रगुप्त की एक प्रशस्ति है प्रयाग प्रशस्ति, किसने लिखी थी? हरिसेन ने। और इसे भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन। इसके अलावा इसकी एक और उपाधि है कविराज।
ऐसे आपके क्वेश्चन याद होते हैं, मतलब जैसे आपको ऐसे पढ़ना है कि यार मुझे हर क्वेश्चन में जैसे एक क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन है, तो उसमें से कहीं ना कहीं जुड़े पिच इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में आने चाहिए, उनको याद किया करो। जैसे आप लोग याद रात को उसको याद करते हो ना, वैसे इनको भी है ना पढ़ते हो उस टाइम पे याद कर लिया करो। 48वें निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? 21वीं सदी में है फिलहाल तो। और बाकी पहले कब थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चोल काल में, या इनमें से कोई भी नहीं। 48 ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, गुप्त डायनेस्टी। मतलब गुप्त काल का दौर वापस आ चुका है, पहले महिला पुरुषों की बराबरी थी और अब भी महिला पुरुषों की बराबरी है, तो पता नहीं कितने लोग कालिदास बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 49, कौन सा 49 कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंग? 49 में ऑप्शन नंबर आपका बी सी राइट आंसर है, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मालविकाग्निमित्रम लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, इसके अलावा इन दोनों में से कौन सा नहीं लिखा है? इसमें विक्रमोर्वशीयम भी लिखा है, जानकी हरण इसने नहीं लिखा था, इसके अलावा कुमार संभवम भी इसके द्वारा लिखा गया। वैसे कालिदास की क्या एक कहानी है, किसी कोई शॉर्ट में बता सकता है तो नीचे लिख देना। वैसे मैंने ये सुना था कि वो जिस पेड़ पे बैठा था उसी की डाली काट रहा था। जैसे मान के चलो ये कोई पेड़ है, ठीक है, या मतलब ये डाली है, यहाँ पे कालिदास बैठा था और वो यहाँ से काट रहा था, और उसकी कोई प्रेम कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51 अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? बाग, उदयगिरी, मांडू या फिर कहीं भी नहीं? तो 51 में आपके कौन कहाँ गया इसका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बाघ की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन से जिले में? धार जिले में। और साथ में याद रखो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? विदिशा में। किस स्टेट में है कमेंट कर दो। और 52 क्वेश्चन नंबर 52 गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 से 500। इसमें यार 540 क्यों नहीं लिखा? इसने 4 उड़ा दिया भाई, 540 है, याद रखो यहाँ पे ना 500 नहीं है, 540। ठीक है, और बाकी बढ़ते हैं अपने अगले मुजरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? अब तो खत्म हो गई है, तो प्रारंभ कब हुई थी? मौर्य काल में, कुषाण में, गुप्त में या फिर हर्षवर्धन के काल में? वही यार वो प्रथा है ना, सबसे बढ़िया थी। अब तो है ना लोग इधर उधर मुंह मारने लग जाते हैं, सबसे बढ़िया थी अपने पहले सेट हो जाए। अब तो वो मतलब लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के चक्कर में बहुत पीछे रह रहे हैं लोग। 53 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 54 सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। स्वर्णिम काल है। सोने की मुद्रा को क्या कहते हैं, क्या कहते थे? दिनार कहते थे, दिनार, सोनार, सोनार, दिनार, याद रखो ऐसे। यूरोपियन भाषा में अनुदित और अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, कामसूत्र 55 में आपका ऑप्शन नंबर अभी राइट आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखा था? कालिदास चचा ने। क्वेश्चन नंबर 56 सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख हमको याद रखना है एरण अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। और किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीचे कमेंट करो। अगला है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाना है। अब इनको देखो क्रम बनाना है, जैसे कि ये तो है देखो द्वितीय और ये प्रथम, प्रथम के बाद ही द्वितीय आया होगा ना, तो एक के बाद तीन है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है, ये हो सकता है, चौथा हटा दो। ठीक है, अब मुझे जैसे पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच की कबाब की हड्डी थी समुद्रगुप्त, यानी 1 2 3 ये एक सीरीज बनेगी। यहाँ पे तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर है। पहला आया था प्रथम, समुद्रगुप्त, द्वितीय कुमारगुप्त और स्कंदक गुप्त। क्वेश्चन नंबर 58 गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था? बयाना भरतपुर। ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए राइट आंसर है, बयाना भरतपुर में गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 59, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पुटअप होने लायक क्वेश्चन है। तो 59 में आप लोग सीधा ऐसा सीधा याद रखो, कुमार चाचा को। कुमार चाचा ने का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया और एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी सीधा जलवा दिखाता है अपना, सीधा एग्जाम में पुटअप होता है। उन्होंने और कोई ढंग का काम नहीं किया, बस एक ही काम किया, नालंदा विश्वविद्यालय बना दिया। तो उनका एक ही क्वेश्चन बनता है कुमार गुप्त का, तो एक आध क्वेश्चन तो यार इनका याद रखो। अगला क्वेश्चन नंबर 60, कथन दिए गए हैं प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। जी हाँ, देखा जा सकता है, ठीक है, सही है। और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ठीक है, ये भी सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। तो हमारा आज का मुजरा क्या, आज का वीडियो यहीं पे खत्म। आपके कितने मिनट खत्म कर दिए मैंने? 26 मिनट में आपके खा गया आज, लेकिन मैंने आपको कुछ ना कुछ दिया है, या मैंने मुजरा नहीं दिखाया है। तो दोस्तों अब यार मुजरा देखना थोड़ा कम कर दो। मुजरा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, मोटिवेशन लेना किसी वीडियो देख देख के। अब वो मोटिवेशन कहीं काम नहीं आएगा। अब मोटिवेशन है जो अंदर से जागेगा ना, वो आपका मोटिवेशन है, काम आएगा। और बाकी अब देखो हमारे इसके और भी क्वेश्चन है, कितने हैं देख लेते हैं। अरे भाई कितने हैं? अच्छा, 93 क्वेश्चन ही है। फिर मैंने आपके 60 क्वेश्चन तो आज करवा दिए। कितने बजे पीछे? अच्छा 40 क्वेश्चन है, मुझे लगा 120 क्वेश्चन है, सॉरी। वीडियो के शुरू में आपको वीडियो पूरा दिखाने के लिए मैंने ज़्यादा बोल दिया था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म, बाकी मिलते हैं अपने 2-3 दिन बाद में। तब तक के लिए पढ़ते जाओ, मस्त रहो, हंसते जाओ, खेलते जाओ।